सरकारों के उसको लॉलीपॉप में मानता हूं अभी तक। तो एक तरफ बाल मुकुंद जी का स्टेटमेंट है कि मैं इस बारे में अधिकारियों से कई बार कह चुका हूं, कोई वो सुनता ही नहीं है। और बहुत सारे मैंने नेताओं के, मैं बीजेपी के खास खूब सारे मेरे सामने बैठे रहते हैं, चर्चा ही करते रहते हैं, लेकिन दबी जबान कोई बोलना नहीं चाहता, इसलिए कि भविष्य में आने वाले समय में बीजेपी की टिकट नहीं कट जाए। और बीमा कंपनियां अधिकारियों से साठ गांठ करके और पैसे नहीं देना चाहते। रेत बहुत है, कहानी नहीं। वोट बहुत है, पर पानी नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजस्थान का एक क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ पर हमेशा से किसान पानी की समस्याओं से जूझता है। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, राजस्थान के चूरू जिले से सादलपुर विधानसभा से हमारे साथ हैं विधायक मनोज न्यागली जी। तमाम चर्चाएं चल रही हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है शीतकालीन, तमाम विधायक जो है अपने मुद्दे उठा रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, पक्ष विपक्ष बहस भी कर रहा है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। सर, चूरू में अक्सर हमेशा से एक समस्या बड़ी विकट रूप से देखने को मिलती है। वो समस्या है पानी की समस्या। सरकार आती है, जाती है और कई बार देखने को मिला, जल जीवन मिशन में बड़े घोटाले देखने को मिले और चूरू हमेशा से पानी की समस्याओं से जूझता आ रहा है। क्या लग रहा है, अब डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में चूरू की समस्याओं का समाधान हुआ, पानी की समस्याओं का? देखिए, सबसे पहले तो मेरे वहाँ चूरू जिले की बात करें, हम सूखे क्षेत्र में रहते हैं। ना वहाँ उद्योग है, ना कोई कच्चा माल है, ना कोई रोजगार है। बेरोजगारी के इस युग में, इस दौर में किसानी हमारा सबसे बड़ा काम है, जो इसको किसान अपने खेत से उत्पादन करना चाहता है। हम प्रकृति के भरोसे अपनी खेती करते हैं, भगवान हम पर कृपा दृष्टि कर रहे हैं, हम जिंदा हैं, वहाँ बसे हुए हैं। दूसरा, सरकारें डबल इंजन की आज भी डबल इंजन की हैं, पहले भी डबल इंजन की बनी हुई हैं। इन्होंने डबल इंजन का नाम दिया है, उससे पहले कांग्रेस ने यहाँ इस हिंदुस्तान में 43 साल तक शासन किया है, तो उस समय कांग्रेस की सरकार भी डबल इंजन में रही होंगी यहाँ, और अब भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मैं एक शब्द अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस शब्द को जरूर याद दिलाना चाहूंगा इन डबल इंजन की सरकार को। उन्हें इस हिंदुस्तान को दो योजनाएं में उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा। एक तो धरातल पर उतरी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वास्तव में पूरे भारत को सड़क से जोड़ने का उस योजना से लाभ मिला। दूसरी उनकी योजना थी हिंदुस्तान को नदी से नदी जोड़कर हिंदुस्तान के नागरिकों को पानी दिया जाए और सिंचित क्षेत्र किया जाए। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार पता नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस योजना को आगे क्यों फलीभूत नहीं करना चाहती, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन हिंदुस्तान को अगर नदी से नदियां जोड़कर अगर हिंदुस्तान को पानी का प्रॉपर भंडारण किया जाए, तो हिंदुस्तान और इस राजस्थान प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से फसल बोए, उनको पानी मिल जाए। मैं इस समय अगर जल जीवन की बात भी अपन करना चाहें, तो मैं महाराजा गंगा सिंह जी को भी याद करना चाहूंगा। उन्होंने गंग नहर, जो आजादी से पहले किस तरीके का उनका बुद्धि होगी, किस तरीके की उनकी भविष्य की सोच होगी, उन्होंने उस गंग नहर को कहां से ले जाकर कहां जैसलमेर के बॉर्डर तक खड़ा कर दिया, तो बड़ी बात है। इसलिए सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ये डबल इंजन की है तो डबल इंजन के अनुसार सोचे तो बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर सिंगल इंजन की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मनसा हो तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं सरकारों से मांग करता हूं, मेरे चूरू जिले में आप कहीं से भी नदियां से नदियां जोड़कर हमारे किसान को सिंचाई का पानी दें, जिससे किसान प्रफुल्लित हो, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सरकार की भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इसलिए आपने जो पानी की बात की, वो हमारी समस्या है, चूरू जिले की गंभीर समस्या है। आज तो हम पीने के लिए भी जूझ रहे हैं, सिंचाई की तो बहुत बड़ी दूर बात है। क्या सर, जो यमुना नहर की जो बात चल रही थी, यमुना नहर परियोजना की बात चल रही थी कि चूरू को जो है हरियाणा से जोड़ते हुए पानी देंगे, तो क्या सरकार आई, एमओयू साइन हुए और सरकार ने कहा कि 2 साल में हम जो कर करा के इस काम को फ्री करेंगे, तो अभी तक क्या अटकी हुई है वो? देखिए, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो सरकारों के उसको लॉलीपॉप में मानता हूं। अभी तक तो सरकार अभी तक 4 महीने का समय देकर डीपीआर ही नहीं बना पाई, तो फिर क्या माने अपन इसको धरातल पर वो फलीभूत कर पाएंगे। क्योंकि थोड़े दिन बाद में उनके पास बजट का लक्ष्य आएगा कि इतने रुपए करोड़ रुपए खर्च होंगे, और वो खर्च की स्थिति में आएंगे तो राज्य सरकार कहीं न कहीं ये कहेगी हम केंद्र से मांग रहे हैं, केंद्र नहीं दे रहा, केंद्र उनको देगा नहीं, राज्य देगा नहीं, तो फिर कहीं कहीं गर्त में चली जाएगी। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आपका मन अच्छा है, आपकी आत्मा अच्छी है और आप किसान को वास्तव में वहाँ पानी देना चाहते हो, पिलाना चाहते हो और सिंचित क्षेत्र करना चाहते हो, तो आप 2 काम ज़रूर करिए कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए आप फटाफट काम करिए। 2 साल में तो आप डीपीआर नहीं बना पाए। उसके बाद में मेरे वहाँ किसान जो वहाँ से ज़मीन उनकी अवाप्त कर ली जाएगी,
उस किसान को जिसकी भूमि चली जाएगी, उसको वो नहर या वो डैम कोई काम नहीं आएगी, लेकिन उसके पुनर्वास के लिए सरकार ऐसी बड़ी योजना लेके आए कि वो किसान भी अपने आप को खुशी महसूस करे। और किसानों को सरकार वहाँ मौके पे जाकर उपस्थित होकर गांव के किसानों को आश्वस्त करेंगे, आपको सरकार किसी भी समस्या से नहीं जूझने देगी, सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ किसान के हित में काम करेगी। ऐसी जिम्मेदारी देने की जरूरत है। बाकी देखिए 18 और 23 और अब 25-26 चल रहा है, डीपीआर में चल रहा है प्रोग्राम, समय निकलता ही जाए। समय निकलता है। सर आप पहले बीएसपी में थे, उसके बाद में आपने शिवसेना का दामन थामा। ये सफर कैसा रहा? दो बड़े रास्ते थे, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस। दोनों बड़े सफर में आपने रास्ता तय नहीं किया, एक अलग अपना रास्ता बनाया। देखिए, मैं शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी से लड़ा हूं और आज भी मैं विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के नाम से ही हूँ। नंबर बात ये है, 20 साल से हम बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने हमको राजनीतिक जन्मदात्री मानता हूं मैं, बहुजन समाज पार्टी ने हमको राजनीति में जन्म दिया है। हम राजनेता नहीं होते अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो। लेकिन ये शिवसेना की जो बात करें, आदमी अपने किसी भी पद स्थान पर पहुंचने के बाद प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है कि मैं कहीं और अच्छा करूं, मैं जनता के हित में कहीं अच्छा कर पाऊं। हम वो प्रयास में थे, सफल नहीं हो पाए, अलग बात है। तो सर एक चीज इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा, तो क्या व्यक्तित्व यानी कि जनता के बीच जो काम इम्पोर्टेंस रखते हैं, या फिर पार्टी, यानी कि आपने बड़ी बड़ी पार्टियों को मात दी वहां पर, तो पार्टी वहां पर काम नहीं आई, आपका व्यक्तित्व काम आया, ये मानो? देखिए, सही बात यह है कि मैं इस राजनीतिक मेरी शुरुआत में मैं मेरे स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र न्यांगली को इस समय याद करना चाहूंगा कि ये राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। राजगढ़ की जनता का प्रेम और स्नेह हमारे साथ है और उसी के कारण हम राजस्थान की विधानसभा में पहुंचते हैं। व्यक्तित्व तो इस राजनीति में कोई घना ज्यादा अच्छा नहीं होता आदमी का, क्योंकि कहीं न कहीं आदमी राजनीति की कुर्सी पर आने के बाद इसमें कमियां ज्यादा लोगों को दिखनी शुरू हो जाती हैं, कहीं न काम करते-करते भी कमियाँ आ जाती हैं। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता, अपने पक्ष में लोग जो सत्ता के सिस्टम से जो लोग खड़े होते हैं, वो किसी व्यक्ति को डराने का, भयभीत करने का, लूटने का वो करते हैं। जनता को वहाँ मैं संरक्षित करने का प्रयास करता हूँ, सुबह से शाम तक। इस राज के लोगों से जो आप कह रहे हो ना, बड़े दल के लोग हैं, उनसे मैं संरक्षित करता हूँ। जनता को ये ज़्यादा संरक्षित नहीं कर पाते, इसलिए जनता मेरे साथ खड़ी है। राजस्थान में सर हाल ही में अभी ओमारो सीट बड़ा घोटाला सामने देखने को मिला। पिछली सरकारों में पेपर लीक जैसे बड़े घोटाले देखने को मिले। इस सरकार ने एक विजन तैयार किया था कि हम जब आएंगे सत्ता में तो बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। क्या लगता है, कोई बड़े मगरमच्छ पकड़े गए? और युवाओं के साथ क्या लग रहा है सर, कुठाराघात हो रहा है? देखिए, मैं अभी 2-5 दिन पहले तक तो ये था लोगों में कि सिर्फ पेपर लीक ही हो रहे हैं और पेपर लीक पर ही नजर थी, लोगों को पकड़ रहे थे पेपर लीक में कौन-कौन शामिल, कौन-कौन शामिल। लेकिन अब जब ओएमआर शीट का जो प्रकरण सामने आया, तो ये महसूस कर रहा हूं कि कहीं पेपर वेपर लीक का फंडा नहीं बचा है। ये तो रिजल्ट जारी करने वाले, ओएमआर शीट को फर्जीवाड़ा करने वाले अंदर से ही सब कुछ कर रहे हैं। चंद लोग बैठे हैं, वो पता नहीं उन लोगों ने कितने लोगों को ऐसा इस तरीके से किया होगा, क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं था इतने दिन। मैं तो ये मानो आरपीएससी को और इस कर्मचारी चयन बोर्ड में पिछले 5-7 साल की पूरी जांचें करें, हर भर्ती की जांच करें और ओएमआर शीट निकलवाएं। किन किन के साथ कुठाराघात हुआ होगा बताया नहीं जा सकता। और ओएमआर शीट में फर्जीवाड़े से जो लग गए, लेकिन वास्तविक लोग जो ओएमआर शीट में पास हुए वो लगने चाहिए थे, उनकी नियुक्ति भी करे सरकार, तब जाके न्याय की बात कर पाएंगे। क्या लग रहा है सर, इस सरकार में भर्तियां निकल रही हैं युवाओं के लिए, जो बात कर रहे थे कि हम जो है युवाओं को बड़ी नौकरियां देंगे? देखिए, कैलेंडर तो जारी करा इस वर्ष का, लेकिन अब तक जो नौकरियां थोड़ी बहुत दी है, वो शायद मेरे हिसाब से इनकी नई भर्ती एक भी नहीं होगी। पीछे से जो भर्तियां चल रही थी उन्हीं को ये पूरा कर पाए हैं। तो ये भर्ती इनका कैलेंडर अब की बार देखने को मिलेगा कि उस कैलेंडर को कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। युवाओं को रोजगार देना सरकार का पहला कर्तव्य बनता है, लेकिन सरकारें तो उद्योगपति जिनको पनपा रहे हैं, वहां भी रोजगार प्राइवेट जो लोग हैं, उद्योग आ रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ हमारे लोकल लोगों को इन प्राइवेट कंपनियों में रोजगार की भी सुनिश्चितता गवर्नमेंट किस तरीके से कर सकती है, करना चाहिए। सर हाल ही में एक चर्चाओं में विषय रहा एसआईआर का मुद्दा। क्या लगता है कि विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है एसआईआर, और कल जो विधानसभा के अंदर ये बहस भी हुई इस चीज को लेकर के, लेकिन बाद में रोक दिया गया। विधानसभा 2 घंटे के लिए स्थगित भी हुई। तो क्या लग रहा है कि एसआईआर में जिस तरीके से वोट कटिंग हो रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो कांग्रेस के वोटर्स हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, फॉर्म 7 भर के आपत्तियां जताई जा रही हैं। क्या लग रहा है सर, आपके क्षेत्र में भी वोट कटे हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र में कोई फर्जी रहता ही नहीं है, सब अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी वोट। देखो, बात यह है, एसआईआर से आज तक होती आई है, पहले भी हुई है,
कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है, होना चाहिए। अगर फर्जी वोट हैं, अगर वो कटते हैं तो कतई संशय नहीं है, कटने चाहिए। लेकिन अगर उसमें गड़बड़ियां करने की बात जो विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं, हो सकता है मैं भी कल मेरे सामने भी कुछ आए तो मैं भी करूंगा। फर्जी लोगों के फार्म जमा कर कर आपत्तियां गलत लगा करके जो काटे जा रहे हैं, या बंडल के बंडल, वो कल जो कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि बंडल के बंडल मिले हैं, अगर ऐसा हुआ है तो सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। संवैधानिक संस्था के रूप में तो एक तरफ आप कह रहे हो, कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया, इसकी चर्चा यहाँ नहीं हो सकती है, संवैधानिक संस्था है, ये भारत सरकार का मैटर है, जोगाराम जी ने। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जो आपके इस एसआईआरशिप में काम कर रहा जो कर्मचारी है, छोटे लेवल का बेचारा अध्यापक है, कोई बाबू है, एसडीएम है, तहसीलदार है, वो लोग जो कर रहे हैं वो तो आपके अधीन काम कर रहे हैं। आप उनसे कुछ भी करा रहे हो तो फिर इसका मतलब ये होगा कि संवैधानिक संस्था का वहां का नाम लेकर आप यहाँ कुछ भी करा लो और उसकी चर्चा तक भी नहीं हो। ऐसा नहीं है। यहाँ गड़बड़ अगर हो रही है, यहाँ भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, या फर्जी मतदाता काटे जा रहे हैं या लिखे जा रहे हैं, निश्चित रूप से वहां उस पर चर्चा भी होनी चाहिए और उसकी जांच भी होनी चाहिए। सरकार को सर 2.5 साल के करीब हो चुके हैं और सरकार कह रही है कि डबल इंजन की सरकार में बेमिसाल काम हुआ है। रथ निकाले जा रहे हैं, राजस्थान के कोने कोने में भेजे जा रहे हैं। क्या सर सादलपुर तक, चूरू तक डबल इंजन का सरकार का जो रथ है, भजनलाल सरकार का जो रथ है, वो पहुंचा आप तक? देखिए, मैं तो अभी आपके थोड़ी देर पहले अखबार पढ़ रहा था, आज के अखबार में 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो छपी हुई है। एक तो हमारे विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य, और दूसरे उनके सामने कोई अग्रवाल, कोई नाम है, मैं नाम तो अभी याद नहीं रहा मेरे को, फोटो छपी हुई है। एक दूसरे पर पहले तो आरोप लगा रहे हैं कि आप जमीन हथिया रहे हैं, कब्जा करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। एक तरफ बाल मुकुंद जी का स्टेटमेंट है कि मैं इस बारे में अधिकारियों से कई बार कह चुका हूं, कोई वो सुनता ही नहीं है। तो फिर कहाँ रथ दौड़ाओगे आप? जब एक बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, वो भी राजधानी में बैठा एमएलए कह रहा है कि अधिकारियों को, जेडीयू को मैंने कई बार कह दिया, कोई सुनता ही नहीं है, तो फिर सोचिए आप इनके काम कहाँ होंगे, रथ कहाँ चल रहे होंगे। तो बीजेपी, ये तो गंभीर सब्जेक्ट है। और बहुत सारे मैंने नेताओं के, मैं बीजेपी के खास खूब सारे मेरे सामने बैठते रहते हैं, चर्चा ही करते रहते हैं, लेकिन दबी जबान कोई बोलना नहीं चाहता, इसलिए कि भविष्य में आने वाले समय में बीजेपी की टिकट नहीं कट जाए। बाकी दुखी सारे हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहे, टिकट कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पा रहा। विकास है ही नहीं, विकास है ही नहीं। विकास कहाँ है? विकास किसको मानते हो? विकास मैं उसको मानता हूं व्यक्ति का पीड़ा नहीं हो, व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो, प्रशासनिक अमले जमले में परेशानी नहीं हो, मैं तो विकास उसको मानता हूं। ये सड़क बना दिया और कर दिया, इसको, इस विकास से ज्यादा आदमी मानसिक प्रताड़ित होता है ना। सुबह ऑफिस में गया, अपना कागज लेके, कोई करने वाला नहीं, कोई काम कराने जाओ वो पैसे के बिना करता नहीं, रोज की पीड़ा, थाने में जाओ कोई मारपीट कर दे, मुकदमा दर्ज करने वाला कोई नहीं, तो फिर वहां है पीड़ा। तो अब रोड तो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे रोडों ने बनाना शुरू कर दिया सरकारों ने, खुलेआम लोगों से टोल वसूला जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, तो फिर जन कल्याण कहाँ है? जन कल्याण तो बिना पैसे सुविधा दो गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट रोजाना स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे बना दिया, एक बिजनेस ढूंढ लिया, सरकार बिजनेस कर रही है रोड के नाम से, लूट चल रही है, खुली लूट। भाई आप हर व्यक्ति से, व्हीकल से, आप जब नया रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप रोड टैक्स लेते हो, लेते हो कि नहीं लेते? 2.5 से 3 लाख रुपए रोड टैक्स लिया जाता है उस व्हीकल से। उसका आपका रजिस्ट्रेशन आप ग्रीन टैक्स के नाम से भी उसकी राशि लेते हो, जीएसटी भी व्हीकल खरीदता है तब लेते हो। तो फिर रोड पे चलने के किस चीज के पैसे ले रहे हो? ये तो गवर्नमेंट को देना चाहिए कम से कम। रोड तो चलिए, उसको प्रगति में और गिना रही है सरकार, केंद्र सरकार भी गिना रही है, रोड भी। हम भी सुखी हो गए, महसूस करते हैं यार रोड ठीक मिल गई। अरे ये पता नहीं रोज जेब कट रही है आपकी। ये जन कल्याण नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट हाईवे जितने भी हैं, केंद्र सरकार की बात नहीं करूं, राज्य सरकार से ही करना चाहता हूं। पिछली बार वसुंधरा राजे सिंधिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बजट में घोषणा करी थी कि प्राइवेट व्हीकल जितने भी हैं उन पर टोल नहीं लगेगा स्टेट हाईवे पर। लेकिन फिर सरकार, पिछली बार गहलोत साहब की सरकार ने फिर चालू कर दिया। अब मैं कह रहा हूं बीजेपी की सरकार है, वसुंधरा जी की पालना कर लो, कम से कम प्राइवेट व्हीकल पर, आपका पर्सनल व्हीकल पर तो टोल टैक्स नहीं लगे स्टेट हाईवे। तो ये तो जन कल्याण नहीं है, रोड गिनाना। सर 2 साल हो चुके हैं और 2 सालों में विधायक कोटे से करीब 10 करोड़ रुपए बजट। भजनलाल जी की अगर बात करें, मुख्यमंत्री जी की, तो करीब उनके क्षेत्र में 2-2.5 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। आपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोटे से कितना खर्च किया? मैंने पूरे 10 करोड़ खर्च कर दिए। 10 करोड़ सर? हाँ बिल्कुल, एक पैसा नहीं है मेरे पास। अब 3 महीने में तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कैसे मेरा नया बजट आए, मैं जनता को फिर कोई वो काम करना शुरू करूँ। क्योंकि मैं 3 महीने के अंदर अंदर ही अपना 5 करोड़ का कोटा जनता के जितने विकास के कर सकता हूँ, निश्चित रूप से अपन को सैंक्शन दे देते हैं और काम हो जाता है।
एक सर सांसद हैं आपके यहाँ से राहुल कासवा, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और इस बार जो है कांग्रेस के अंदर हैं। हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते चले आते हैं, या कूच करने की बात भी कही थी। तो क्या लगता है कि सर राहुल कासवा को कैसा देखें? देखिए, अच्छी बात है, उनकी ज़िम्मेदारी है, वो सांसद हैं, किसान की अगर बात है और उनकी फसल बीमा की बात है या प्रधानमंत्री किसान निधि की बात है, ये अगर केंद्र से जुड़े हुए और केंद्र में अगर वो हैं, तो किसान की बात करनी चाहिए और अगर किसान की बात नहीं करेंगे, तो गलत रहेगा। सर हाल ही में भी यहाँ जयपुर में आने के बाद में जो फसल बीमा कंपनियाँ हैं, उनको बुलाया गया, किसानों को भी आमने-सामने किया गया। क्योंकि बड़ी तौर पर जो देखा जा रहा था किसानों की फसल बीमा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपका क्षेत्र जो है ज़्यादातर फसलों पे ही टिका रहता है और फसलें ज़्यादातर खराब हो जाती हैं। देखिए, वो बात सरकार ने वार्ता करी माननीय कृषि मंत्री महोदय किरण मीणा जी ने और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम दोबारा मीटिंग करके कमेटी करके हमारे कम से कम 370 करोड़ या 400 करोड़ के करीब हमारे रकम है किसान की, उसकी बात करी। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि उस बात पर खड़ी रहे सरकार, वार्ता करी, अगर सफलतम रूप से किसान को अगर देना चाहते हो, तो हमारे किसान को क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा दिया जाए। बीमा कंपनियों की बात नहीं सुनी जाए, बीमा कंपनियां लुटेरी हो चुकी हैं और बीमा कंपनियां अधिकारियों से साठ-गांठ करके और पैसे नहीं देना चाहते। इसी कारण से वो कहीं न कहीं राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय कमेटी, राज्य स्तरीय कमेटी, केंद्रीय स्तर पर कमेटी, इन कमेटियों में ले जा करके डिले कर देते हैं। 3-3 4-4 21 का बीमा 26 तक नहीं मिला, 5 वर्ष हो गए। मैं कहना चाहता हूँ जिस दिन बीमा स्वीकृत हो, उसी दिन बीमा कंपनी के साथ में ब्याज भी दिया दिलाया जाए किसान को। उनके कारण से अगर रुका हुआ है तो। तो इसलिए बीमा कंपनियां, पहले हमारी रिपोर्ट है, चूरू जिला कलेक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट है कि इनको क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे क्योंकि ऊपर फैसला करने वाले लोग हैं, किसानों को बुलाते ही नहीं है। ये तो आंदोलन करके किसान आए हैं, बाकी बुलाते ही नहीं है किसान को, तो बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करी और तमाम मुद्दों पर जो है मुखर होकर उन्होंने जवाब दिया। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।